हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे। एक प्रमेय है, उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद आएंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो ये जो प्रमेय है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने प्रमेय बताया था उस पर आधारित है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या था कि कोई भी भाज्य संख्या है उसके गुणनखंड जो होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। यानी कि भाज्य संख्या कोई भी हो या संयुक्त संख्या जिसे हम कहते हैं वो मिलकर बनी होती है, किससे? अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो उसका यूज इस प्रमेय में होगा। तो ये प्रमेय है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करती है, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहा है कि P a² को, मतलब मान लीजिए कोई एक अभाज्य संख्या है, वो उस किसी चीज़ के, मान लीजिए 3 है, 3 9 के स्क्वायर को, यानी क्या 3 कोई अभाज्य संख्या है। देख रहे हैं अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती, वो a² आपका कुछ भी हो सकता है, 81 हो सकता है, मतलब आप जो भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने 9a को लिया है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। कहा है कि यदि P a² को, यानी 3 जो है a² 81 को विभाजित करता है तो P जो होगा, यानी 3 ही जो होगा वो a को, यानी 9 एक, ये तो पूरा 9 का स्क्वायर है ना, और a क्या होगा? सिर्फ a का स्क्वायर है ये, और a क्या होगा? सिर्फ 9, यानी P² 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को भी विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 3 जो है वो 9 को भी विभाजित करेगा। तो ये तो हमें पता है कि 3 9 को भी विभाजित करता है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो हम देख लेते हैं जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 मतलब अनंत तक जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो उसमें से कोई मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि a कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 अप टू Pn। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई संख्या आपने 81 ली, तो 81 का आप क्या करते हैं कि 3 × 3 × 3 × 3 81, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 हो गया। तो इसी तरह से ये हमने कोई संख्या ली है, मान लीजिए कि उसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है कि P जो है, P एक अभाज्य संख्या है, A जो है एक कोई भी संख्या है जिसका गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि P1 इसमें से कुछ हो सकता है, सिर्फ 3 संख्या, जो भी आप संख्याएं लेंगे हो सकता है 3 तक हो या 4 तक हो, यानी या 5 तक हो। तो हमने n तक मान लिया कि, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कहाँ तक हमें लेना है। n का मान अगर मान लीजिए दे दिया 3, तो आप 3 ही संख्या लेंगे। तो a कोई संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 और Pn तक है। तो अब हमें दिखाना क्या है कि यदि P a² को, तो P जो है, अब हम इसका करेंगे क्या, a हमने माना था और उसका गुणनखंड हमने ये P1 से Pn तक मान लिया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? इधर करेंगे तो a² का मतलब क्या हुआ? a × a। अब इधर का करेंगे तो ये तो पूरा स्क्वायर होगा, तो a × a, पहले कितना रखेंगे? a का मान P3 P4 ऐसे रखते चले जाइए Pn तक, फिर गुणे, फिर a का मान वही है P1 P2 अप टू Pn, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ? a² बराबर P1², इसमें गुणा करेंगे संख्याओं का सिर्फ उसमें, यानी कि ये पूरा का होल स्क्वायर आप करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर होगा, P2² P3² क्या हुआ? Pn का होल स्क्वायर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं क्या, P1 P2 अप टू Pn का होल स्क्वायर करेंगे तो एक एक संख्याओं का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² बराबर आपका आ रहा है P1 P2 P3 अप टू का होल स्क्वायर। जब आपने a लिया था उसका अभाज्य गुणनखंड इतना लिया, a² किया उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? a² आया। तो इससे
क्या पता चलता है? तो ये ए स्क्वायर कर किया हमने तो ये आया। मान लीजिए कि आपने 9 लिया और इसका गुणनखंड किया 3 गुणे 3, फिर 9 का स्क्वायर किया तो इसका गुणनखंड आया क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 81 का इतना हुआ। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो ये 3 गुणे 3 है इसमें भी है, यानी कि 3 हम मान लेते हैं ये 3 जो है ए है, मतलब पी है। कोई अब एक संख्या है जो ए को विभाजित कर रही है, ए को विभाजित कर रही है, फिर वही 3 इसमें भी है ना, यानी हमने 9 का जब स्क्वायर कर दिया तो वो 3 है इसमें, यानी जो हमने जिससे हम ए को विभाजित कर रहे हैं उसी संख्या से हम ए स्क्वायर को भी विभाजित कर सकते हैं। तो वही संख्या इसमें भी आ रही है। तो अंकगणित का आधारभूत का प्रमेय क्या था कि कोई भी भाज्य संख्या होगी तो वो जो भाज्य संख्या होती है उसे भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर इतना आया, मतलब वही संख्या जब हम ए ले रहे हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड जितना आ रहा है ए स्क्वायर करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो रिपीट करेगा, यानी बार दोहराएगा। हम कितना बार भी ले जाएं अगर क्यूब करेंगे तो भी आएगा। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे क्या हुआ कि जो p है, p हम ले रहे हैं, p कोई अभाज्य संख्या ले रहे हैं जिससे हम a को विभाजित कर रहे हैं, a से विभाजित कर रहे हैं, तो p a को विभाजित कर रहा है। जैसे इसमें लिया था एक ही अभाज्य संख्या है ना, एक ही अभाज्य संख्या है, 3 3 3 ही सिर्फ है। उसी तरह से जो है ये हम ले रहे हैं इसमें सिर्फ p ऐसा संख्या है जो a को विभाजित कर रहा है, यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं p उनमें से कोई एक होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम स्क्वायर वाला ले रहे हैं तो वो एक ही संख्या से कटे। हो सकता है 4 बार 3 आ रहा है तो हो सकता है 2 बार 2 भी आ जाए, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं तो वैसे ही आता है। तो p इसमें से p जिससे हम विभाजित a को कर रहे हैं इसमें से ही कोई एक संख्या होगी, तो वो एक संख्या a को विभाजित कर रही है। तो हम लिखेंगे a बराबर p1 p2 to डॉट डॉट pn है। तो a बराबर जितना है a स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या रिपीट करेगी, यानी कि जो जिससे कट रही है p, अगर इसमें से कोई एक संख्या है तो वो संख्या a स्क्वायर में भी आएगी। तो अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p किसको a को भी विभाजित करेगी। तो यही तो हम लिखेंगे चूँकि a बराबर इतना तो p a को विभाजित करेगी। क्यों p a को विभाजित करेगी? क्योंकि p जो है वो a में उपस्थित कोई एक संख्या है। जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो संख्या जो है स्क्वायर में भी आ रही, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लेके बताया कि अगर 3 9 को विभाजित कर रही है तो 3 जो है वो 9 का स्क्वायर करने पर भी आ रहा है, यानी इसे भी विभाजित करेगा। अगर आप क्यूब करेंगे तो उसमें भी आएगा, यानी कि जब वही संख्या अगर स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो संख्या 9 को विभाजित करेगी। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 81 लिया, तो इसमें क्या कहा है, इसमें पहले p a को विभाजित करेगी यह नहीं कहा है, पहले कहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित कर लेती है। तो हमने मान लिया ये 81 हमने ले लिया है। 81 कितना है? 9 का स्क्वायर। a स्क्वायर के हिसाब से a कितना है? 9, यानी a का मान कितना है? 9 है। तो कह रहा है जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। 81 का क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हुआ। तो हम मान लेते हैं कि p बराबर कितना है? 3 है। 3 अभाज्य संख्या है। 3 जो है 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो p a को भी, यानी 3 9 को भी विभाजित करेगी। हम ले लेते हैं 3 गुणे 3, p का मान 3 है। 3 जो है 9 को 81 को विभाजित कर रही है, यानी 9 के स्क्वायर को। आप देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 9 को भी विभाजित कर रहा है। तो यानी क्या हुआ, ये आपका प्रमेय सिद्ध हो गया कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, या p जो है 3 जो है a स्क्वायर को
9 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हमें दिखाना क्या था कि यही वाली p सिर्फ a को भी विभाजित करेगी। तो अगर हम 3 से 9 को विभाजित कर, या गुणनखंड 3 × 3 हो रहा है 9 का ना, तो यहाँ गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ कि 3 जो है 9 को भी विभाजित कर रही है। तो यही आपको सिद्ध करना था। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जब संख्याओं को हमने बताया था तो बताया था। तो जब कोई चीज़ जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सत्य होती हैं, जब सत्य चीज़ों को हमें प्रूफ करना होता है तो हम उसका उल्टा लेते हैं, यानी विरोधाक्ति। ये कहेंगे कि विरोधाक्ति द्वारा, इसे कहेंगे बाई कंट्राडिक्शन। तो कहा है कि √2, मान लीजिए कि ये पेन है, कह रहा है कि आप जान रहे हैं कि ये पेन है, कह रहा है कि इसे प्रूफ करो, ये पेन है, इसे सिद्ध करो। तो क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप मानेंगे कि, मान लीजिए हम मानते हैं कि ये पेन नहीं है, तो जो चीज़ें पेन होने के लिए होनी चाहिए, ये मतलब इसे हम लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर इसमें विरोध आ रहा है तो हम मानेंगे कि ये पेन नहीं है। अगर हम उल्टा ले रहे हैं और फिर भी वो आ रहा है, जो इसका गुण है वो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना था, ये एक पेन है। तो अगर √2 एक आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा माना ना, परिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया था अपरिमेय, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं a/b। तो क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। या हमने p/q के रूप मतलब उसकी जगह पे हमने क्या लिया, a/, मतलब √2 को अगर हमने परिमेय माना है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम ये हमने लिख दिया है, तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, √2b पक्षांतर करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हुआ, √2b = a। तो हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, 2b² = a²। ये a² हुआ। तो a² बराबर इतना हुआ। अभी हमने ये प्रूफ किया था कि जब a² मतलब इसका गुणनखंड इसके बराबर है, तो a अगर लेंगे तो भी इसी के बराबर होगा, यानी तो भी वो विभाजित करेगा। तो अगर a² 2b² को विभाजित करता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a² = 2b² हो सकता है, तो a = √2b, यही ऊपर ही लिखा है, यानी कि ये इस a² को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है। तो ये आप लिखेंगे नहीं, ये हमने समझाने के लिए किया था। तो हम मान लेते हैं कि ये हमने a/b लिखा था, यहाँ लिख देंगे जहाँ a और b सब अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो, अभाज्य संख्याएं हैं। तो a और b जो होंगे उनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो अगर हम ये जब कंप्लीट करेंगे, अगर एक के अलावा इन दोनों का कोई और उभयनिष्ठ आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, a² बराबर कितना आया है आपका, 2b² आया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर करेंगे तो आएगा √2c। यहाँ से हम मान लेंगे a जो b² है उसकी जगह पे हम c मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2c। या फिर आप इसको कर सकते हैं, a बराबर
और 2c हम मान लेते हैं कि a बराबर 2c है। तो ये b स्क्वायर जो है आपका, पहले हम करेंगे ए स्क्वायर जो था, ये जो हमने प्रूफ किया था ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर अगर कोई संख्या है जो यहाँ पे हमने p माना था, p अगर ए स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये p जो है 9 को भी विभाजित करेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई संख्या c, ये c हमने माना है ना, मान लीजिए कोई संख्या c है जो कि ए स्क्वायर यानी कितना हुआ 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इस b स्क्वायर की जगह पे हमने c मान लिया, वो अभाज्य संख्या मान लिया कि वो अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। तो अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो हमने मान लिया कि वो ए को भी विभाजित करती है। तो इस ए की वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो क्या होगा, 2b स्क्वायर बराबर कितना, 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, तो काटेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना आया, 2c स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब ये इधर जाएगा। आप या तो जैसे ये स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, ऐसे b स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2c स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया, इधर लिख लीजिए 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब a स्क्वायर बराबर कितना आया था, 2b स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर बराबर कितना आया, 2c स्क्वायर। तो हमने यहाँ माना क्या था, a बटे b, तो a बटे b की जगह पे हम अगर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा, 2 ये b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b है उसका अगर हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उसका 1 के अलावा, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं आप कि इसका 1 के अलावा एक और गुणनखंड है, वो कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पे जो हमने a b लिया था उसका मतलब वो सहअभाज्य संख्याएं थी, तो उसके हिसाब से इसका 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें इसके उस 1 के अलावा और एक गुणनखंड मिल रहा है 2, यानी कि फिर ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह गई, इसका एक और गुणनखंड 2 मिल रहा है। तो जो 1 और 2 यानी कि जो हम संख्या ले रहे हैं उसका 1 और स्वयं के अलावा और गुणनखंड मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये अपरिमेय, दिखा तो ये अपरिमेय संख्याओं के गुण रहे हैं, तो जो हमने माना है परिमेय संख्या ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम कहेंगे, अतः आप लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से आप इसी तरह से √3 के लिए कीजिएगा, मतलब प्रूफ कीजिएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर नहीं आएगा आप लोगों को तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।